हेलो दोस्तों, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। तो आज के इस मैराथन क्लास में मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर 3 है, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन, इनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये टॉपिक वाइज है, मतलब पहला टॉपिक जो दिया गया है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, दूसरा टॉपिक जो दिया गया है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है, जैसे बुक में और इजी नोट्स में जैसे दिए गए हैं ना कि यहाँ पहला टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें बताए जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आपको पूरा वीडियो जरूर से देखना है अगर आपको नंबर गेन करने हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। टाइम ज़्यादा नहीं है, जितना टाइम है उसमें जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, सभी को बहुत अच्छे से समझना है। अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जो पीडीएफ फाइल है इसकी सारी ही पीडीएफ फाइल जो है वो अभी कुछ टाइम में अपडेट हो जाएंगी टेलीग्राम पे। तो आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है वहाँ पर लिंक दी गई है टेलीग्राम की, वहाँ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी वीडियो की, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नेतृत्व का अर्थ है, मीनिंग ऑफ लीडरशिप, बाहर निकलना, घर में रहना, आगे आगे चलना या फिर जनित। तो इसका करेक्ट आंसर है आगे आगे चलना। सी इज द राइट आंसर। अब जो लीडरशिप है इसके बारे में आप जानिए ये होता क्या है। तो एक अगर व्यक्ति है उसमें नेतापन के जो गुण पाए जाते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति में नेतापन के जो भी गुण पाए जाते हैं उसी को हम संक्षेप में नेतृत्व या फिर लीडरशिप बोल देते हैं। जो लीडरशिप है वो किसी भी क्षेत्र और दिशा में हो सकता है, और ये समूह के व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करने की एक योग्यता है, ठीक है। ये जो है ये व्यक्तित्व का एक शील गुण होता है। कौन सा? लीडरशिप। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आंसर भी मिल जाएंगे इसी में, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैंने इसमें पुटअप ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि काफ़ी लोग लीडरशिप की स्पेलिंग में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जो नेतृत्व है, नेतृत्व शब्द को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बार बार बता रही हूँ, लीडरशिप इसकी ये स्पेलिंग है LEADERSHIP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फालेट महोदय ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं? जो फालेट महोदय, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नेतृत्व की परिभाषा दी है। जो हमारी डेफिनेशन है लीडरशिप की, 3 लोगों ने दी है। 3 लोगों से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चेस्टर बर्नार्ड ने दी है, मार्टिन एम ब्रॉडबेल ने दी है और मैरी पार्कर फॉलेट। इनका पूरा नाम है मैरी पार्कर फॉलेट। इन तीनों ने, और भी लोगों ने दी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे डेफिनेशंस, वो किसकी किसकी है? चेस्टर बर्नार्ड ने, मार्टिन एम ब्रॉडबेल ने और मैरी पार्कर फॉलेट ने। इन तीनों ने लीडरशिप की परिभाषा दी है। तो जो फॉलेट महोदय हैं इन्होंने इसको कितने प्रकार में बांटा है? तो इन्होंने इसको 3 प्रकार में बांटा है। कौन कौन से? एक है व्यक्ति जनित नेतृत्व, दूसरा है पद जनित नेतृत्व, तीसरा है कार्य जनित नेतृत्व। ये 3 हमारे जो प्रकार हैं ये हैं नेतृत्व के, जो किन के द्वारा बांटे गए हैं? जो बांटे गए हैं फॉलेट महोदय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि एक व्यक्ति को कार्य पूरा करने के लिए तथा दूसरे के मार्गदर्शन के लिए आगे चलता है, वह व्यक्ति अनुकरण करता है, विकास कर रहा है, या फिर नेतानगिरी कर रहा है, या फिर नेतृत्व कर रहा है, या फिर निर्देश दे रहा है? तो वो नेतृत्व कर रहा है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक नेता कोई भी निर्णय अधिकांश सदस्यों या परामर्श से लेता है, वह किस प्रकार का नेतृत्व कर रहा है? प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, या फिर प्रत्यक्ष, या फिर अप्रत्यक्ष? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रजातांत्रिक नेतृत्व वह कर रहा है। अच्छा, प्रजातांत्रिक नेतृत्व होता क्या है? प्रजातांत्रिक वह होता है जिसमें नेता अपने निर्णय सभी या अधिकांश सदस्यों के परामर्श से लेता है, और इस प्रकार के नेतृत्व में सभी सदस्यों की राय और सुझावों को वंचित महत्व भी दिया जाता है। इसको बोलते हैं प्रजातांत्रिक नेतृत्व। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निरंकुशवाद नेतृत्व है। निरंकुशवाद को बोलते हैं एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। ये नेतृत्व, ये लीडरशिप पूछा गया, ये क्या है? नीति है, नीति नेतृत्व है, या फिर नियंत्रण नेतृत्व है, राजतांत्रिक नेतृत्व है, या फिर इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है राजतांत्रिक नेतृत्व। क्या है? निरंकुशवाद नेतृत्व राजतांत्रिक नेतृत्व है। सी नंबर इसका
राइट आंसर है। अच्छा, अब निरंकुशवाद होता क्या है? तो जो निरंकुशवाद है ये एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। तो ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार भी कहा जाता है। अब इसमें बात आती है राजतांत्रिक नेतृत्व की, पता होना चाहिए। तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व जो मैंने आपको बताया उसके ठीक अपोजिट, उसके ठीक विपरीत निरंकुशवादी नेतृत्व होता है और इस प्रकार के नेतृत्व में संपूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित होती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व का काम नहीं है। पहला है निर्णय सबके सहयोग से लेना, दूसरा है असफलताओं के लिए सभी अपने को दोषी मानना, चापलूसी की प्रवृत्ति पाना, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंकुशवाद मतलब एब्सोल्यूटिज्म जो है इसका नेतृत्व लीडरशिप का काम नहीं है। किसी को महत्व नहीं देना, परस्पर लड़ाई करना, अपनी इच्छा से काम करना, शोषण का अवसर नहीं होना। तो इसका करेक्ट आंसर है शोषण का अवसर नहीं होना। क्या पूछा गया था? जो हमारा एब्सोल्यूटिज्म है इसका लीडरशिप का काम नहीं है। ओके, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में तत्व का सोपान है झगड़ा करना, चापलूसी करना, गतिविधि का निर्धारण करना, प्रशंसा और निंदा करना। शिक्षा में तत्व का सोपान है झगड़ा करना। ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के साथ समान व्यवहार करना कैसा नेतृत्व है? लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है लोकतांत्रिक। क्या है? लोकतांत्रिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फालेट महोदय ने 3 प्रकार का नेतृत्व बताया, उनमें से इसमें ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है इनमें से एक नहीं है। जो फालेट महोदय आपको बताया, मैंने 3 कौन कौन से बताए थे? अभी मैंने ऊपर बताया व्यक्ति जनित नेतृत्व, पद जनित नेतृत्व और कार्य जनित नेतृत्व। तो इसमें बोला गया है नॉट। क्या बोला गया है? नॉट मतलब नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है राजनैतिक नेतृत्व। इन्होंने ये प्रकार नहीं बताया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फालेट का पूरा नाम क्या है? मैरी पार्कर फालेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम्बल यंग ने नेतृत्व को कितने भागों में बांटा है? किसके द्वारा पूछा गया है? किम्बल यंग के द्वारा। 5, 2, 4, 7 या फिर 5, 2, 4, 7। तो इसका करेक्ट आंसर है 7। ये मैं बताने वाली हूँ, जो किम्बल यंग है इन्होंने जो 7 भागों में बांटा है, 7 वर्गों में बांटा है, वो कौन कौन से हैं? याद रखेंगे, राजनैतिक नेता, प्रजातंत्रात्मक नेता, नौकरशाही नेता और कूटनीतिज्ञ नेता, सुधारक नेता, आंदोलक नेता तथा सिद्धांतवादी नेता। ये 7 हो गए हमारे नेतृत्व को बांटा है किम्बल यंग ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कौन कौन सा? राजनैतिक, प्रजातांत्रिक और नौकरशाही, कूटनीतिज्ञ, सुधारक, आंदोलक और सिद्धांतवादी। ये हमारे 7 टाइप के नेतृत्व को बांटा है किम्बल यंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से एक नेतृत्वकर्ता के लिए जिम्मेदार नहीं है। प्रभाव भाषा बोलना, पारदर्शिता लाना, आगे आगे चलना, या फिर लड़ाई करना। तो इसका करेक्ट आंसर है लड़ाई करना। नेतृत्वकर्ता के लिए जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि नेतृत्व का सबसे पहला काम क्या है? ऑप्शंस आर संगठन करना, नीति निर्धारण करना, नियंत्रण करना, या फिर उद्देश्य को निर्धारण करना। तो क्या पूछा गया था? नेतृत्व का सबसे पहला काम उद्देश्य को निर्धारण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व की आवश्यकता में एक है उद्देश्य निर्धारण करना, या फिर नियंत्रण करना, या फिर प्रतिनिधित्व करना, या फिर इनमें से सभी। तो नेतृत्व की आवश्यकता में ये सभी ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, नेताओं के समान गुण के लिए ऑलपोर्ट और बर्नोल्ड ने कितने गुणों की सूची दी? तो ऑलपोर्ट और बर्नोल्ड ने नेताओं के समान गुण के लिए 18 और 28 गुणों की सूची दी। कौन सा करेक्ट आंसर है? बी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, जो ये दोनों के नाम लिखे हुए हैं इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है, तो आप इन दोनों के नाम भी ऐड कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, इंग्लिश मुझे बतानी थी। प्रजातांत्रिक नेतृत्व को बोलते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप और राजतांत्रिक नेतृत्व को बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, मैं आपको इंग्लिश में भी कोशिश करूँगी, इंग्लिश में भी आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेतृत्व शैली के अनुसार सफल नेतृत्व के 4 तत्व हैं, उनमें से एक नहीं है। नेता, न्याय, संगठन या फिर कार्यस्वरूप। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि नेतृत्व शैली के अनुसार सफल नेतृत्व के 4 तत्व हैं और ये जो 4 तत्व बताए गए हैं उनमें से एक क्या नहीं है। ऑप्शन में आपको ढूंढना है नेता, न्याय, संगठन या फिर कार्यस्वरूप। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्य का स्वरूप, इसमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व के रूप में एक शिक्षक का काम है संकल्प शक्ति बढ़ाना या फिर लोचलशीलता या फिर सामाजिकता या फिर बच्चों को मार्गदर्शन दिखाना। नेतृत्व के रूप में एक शिक्षक का काम है लोचलशीलता, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नेता दूर की सोचे, भविष्य की सोचे, वर्तमान का सामना करे और भूतकाल से सीखे तो वह नेता में कौन सा गुण है। मतलब दूर की सोचे भी वो, भविष्य को भी सोचे, वर्तमान में सामना करे, भूतकाल जो है उससे सीखे, तो वह नेता हम किस नाम से उसको बुलाएंगे। तो वह नेता होता है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता नेता किसको बोलते हैं? दूरदर्शिता नेता हम उसको बोलते हैं जो दूर की सोचे, दूर की सोचेगा, भविष्य की सोचेगा, तो ये रहेगा कि हमारी चीज़ें बहुत अच्छे से सेट रहेंगी, है ना। तो वो बहुत अच्छा रहेगा जो हमारा दूरदर्शिता जो हमारा नेता इतना दूर का सोचता है तो उसको दूरदर्शिता बोलेंगे। ओके, जो एकदम एक्टिव रहता है, बिल्कुल प्रसन्न रहता है, आगे की सोचता है, उसको बोलते हैं दूरदर्शिता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि नेता ने प्रसन्नता, स्पष्टता, तत्परता तथा समय की पाबंदी जैसा गुण है, तो उस गुणों को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं या फिर शारीरिकता कहते हैं या फिर उद्दीपकता कहते हैं या फिर दूरदर्शिता कहते हैं। अब अगर वो प्रसन्न है, स्पष्ट है, तत्पर है और समय की पाबंदी जैसा उसमें गुण है तो उसको हम बोलते हैं उद्दीपकता। कौन सा? उद्दीपकता। उद्दीपकता मतलब बहुत एक्टिव रहना, बहुत अच्छे से रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व का दूसरा कार्य है प्रेरणा प्रदान करना या फिर समन्वय करना, नियंत्रण करना या फिर संगठन करना। लीडरशिप का दूसरा कार्य पूछा गया है संगठन करना। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व के विकास से संबंधित सिद्धांत है संयोग का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, समूह प्रक्रिया का सिद्धांत, सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है सभी। नेतृत्व के डेवलपमेंट से रिलेटेड सिद्धांत हैं संयोग का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत और समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। तो डी नंबर राइट आंसर। शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की बात सबसे पहले कहाँ उठाई गई? ब्रिटेन में, भारत में, अमेरिका में या फिर जापान में। तो शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की बात सबसे पहले उठाई गई थी अमेरिका में। सी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये जो मैंने आपको बताया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अमेरिका जो है शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की बात सबसे पहले अमेरिका में उठाई गई थी। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सिद्धांत, कार्य विधि का ज्ञान, ये तीनों ही घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये किसने कहा? कार्य सिद्धांत, कार्य विधि, इसका ज्ञान, ये तीनों ही घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं बोला गया है। और ये कथन बोला गया है किसने कहा है? ये कथन कहा गया है फ्रैंकलिन के द्वारा, तेरी के द्वारा या फिर नैशविले के द्वारा या फिर सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है नैशविले के द्वारा। नेतृत्व के 4 तत्व हैं, उनमें से पहला है नेता, अनुयायी, संगठन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। तो नेतृत्व के 4 तत्व हैं, उनमें से पहला है सामाजिक और राजनीतिक स्थिति। कौन सा? डी नंबर करेक्ट आंसर है। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षा प्रशासन सफल हो सकता है इनमें से कौन से सिद्धांतों का अनुपालन करके? समानता का सिद्धांत, संस्कृत अनुरूपता का सिद्धांत, व्यक्तिगत योग्यता का सिद्धांत या फिर ये सभी। तो अगर शिक्षा प्रशासन सफल हो सकता है तो उनमें से समानता का सिद्धांत भी उसमें अनुपालन करेगा, संस्कृत अनुरूपता का सिद्धांत भी अनुपालन करेगा, व्यक्तिगत योग्यता का सिद्धांत भी अनुपालन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया? कंफ्यूजन है तो पक्का से पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। किम्बल यंग के अनुसार नेतृत्व के प्रकार में से एक नहीं है सुधारक नेता, राजनैतिक नेता,
कूटनीतिज्ञ नेता या फिर पदजनित नेता। किम्बल यंग के अनुसार पूछा गया है कि लीडरशिप के टाइप में एक नहीं है, तो सुधारक नेता है, राजनैतिक नेता है, कूटनीतिज्ञ नेता है, बट जो पदजनित नेता है ये नहीं है। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरे शब्दों में हमने तत्व को दूसरे के लिए कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम तत्व को दूसरे के लिए कह सकते हैं भटकना, आगे आगे बढ़ना, या फिर मार्गदर्शन कराना, या फिर सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्गदर्शन कराना। सी नंबर इज द राइट आंसर। ये रेड से हो गया है, बट इसका करेक्ट आंसर है मार्गदर्शन कराना। ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है शिक्षा प्रशासन में संप्रेषण का महत्व, और आगे वाला थर्ड टॉपिक है दल निर्माण। उनसे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। अभी मैंने पहले आपको क्या बताया था, पहले बताया था मीनिंग एंड टाइप ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। इनसे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, ओके, समझिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण किसके बीच होता है। संप्रेषण को बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन बोलते हैं संप्रेषण को। तो ये कक्षा में किसके बीच में होता है? प्रधानाचार्य और छात्र के बीच, या फिर प्रबंधक और छात्र के बीच, प्रधानाचार्य और प्रबंधक के बीच, या फिर शिक्षक एवं छात्र के बीच। तो ऑब्वियस ही बात है कि क्लास में अगर होएगा, क्लास में संप्रेषण पूछा जाएगा, तो शिक्षक एवं छात्र के बीच कम्युनिकेशन होएगा। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्न में से मुद्रित संप्रेषण नहीं है। मुद्रित संप्रेषण नहीं है, तो याद रखिएगा नोट लगा हुआ है यहाँ पे, पढ़ना, लिखना, बोलना, या फिर सभी। तो इसका सी नंबर इज द राइट आंसर। अच्छा, संप्रेषण जो है इसकी डेफिनेशन कई लोगों ने दी है। साइमन ने दी है, टीड ने दी है, मिलेट ने दी है, एडलर-डॉल ने दी है, और एफ.जी. मेयर ने दी है, न्यूमैन एंड समर ने दी है, एंडरसन ने दी है, ब्रीच ने दी है। कई लोगों ने इसकी डेफिनेशन दी है। तो हम एक बार मिलेट के अनुसार इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि संप्रेषण होता क्या है। तो संप्रेषण को किसी साझे के प्रयोजन की साझा समझ के रूप को परिभाषित किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं संप्रेषण। या फिर हम आप एडलर डॉल की परिभाषा पढ़ सकते हैं। क्या इन्होंने लिखा? इन्होंने बताया कि परस्पर एक दूसरे विचारों तथा भावनाओं के समान स्तर पर भागीदारी रखना ही संप्रेषण होता है। मतलब एक दूसरे के विचार को समझना, उनके भावनाओं को समझना, बस इसी को हम संप्रेषण बोलते हैं। तो मुद्रित संप्रेषण नहीं है पूछा गया है, तो मुद्रित संप्रेषण नहीं है बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौखिक संप्रेषण की क्रियाएं हैं लिखना, बोलना, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो ये बोलना। अब मौखिक पूछा गया है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मौखिक संप्रेषण की क्रियाएं बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, प्रबंधन स्तरीय संप्रेषण किनके बीच होता है? प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य के बीच, या फिर प्रधानाचार्य और शिक्षा अधिकारियों के बीच, या फिर प्रबंधक एवं उपप्रबंधक के बीच, या फिर शिक्षक एवं छात्र के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रबंधक और प्रधानाचार्य के बीच। ए नंबर इज द राइट आंसर। प्रबंधन स्तरीय संप्रेषण पूछा गया था। नेक्स्ट है निम्न में से संप्रेषण के घटक नहीं है। अध्यापक, संदेश प्राप्तकर्ता, संदेश की भाषा, या फिर संदेश माध्यम संप्रेषण के घटक नहीं है। तो जो अध्यापक है वो संप्रेषण के घटक नहीं है। ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है संदेश भेजने वाले को क्या कहते हैं? डाकिया, आवेदक, प्रशासन और संप्रेषण। संप्रेषण है तो इसका राइट आंसर कम्युनिकेशन। डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से संप्रेषण के घटक है संप्रेषक, संप्रेषण के लक्ष्य, संदेश माध्यम, संदेश की भाषा, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। ई नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय स्तरीय संप्रेषण किनके बीच होता है? छात्र और प्रधानाचार्य के बीच, प्रधानाचार्य और अध्यापक के बीच, प्रबंधक और प्रधानाचार्य के बीच, प्रधानाचार्य और शिक्षा अधिकारियों के बीच। तो विद्यालय स्तरीय संप्रेषण कम्युनिकेशन पूछा गया है। जो हमारा कॉलेज स्तरीय कम्युनिकेशन होता है वो किनके बीच में होता है? वो होता है प्रधानाचार्य और अध्यापक के बीच। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक स्तरीय संप्रेषण किनके बीच होता है? प्रधानाचार्य और शिक्षा अधिकारी के बीच, शिक्षक और छात्र के बीच, प्रबंधक और प्रधानाचार्य के बीच, या फिर सभी के बीच। कौन सा? प्रशासनिक स्तरीय संप्रेषण ये होता है प्रधानाचार्य और शिक्षा अधिकारी के बीच। ए नंबर इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन संप्रेषण है एक संवाद, एक संपर्क, एक निर्देशन, ए और बी दोनों। तो एक संवाद और एक संपर्क संप्रेषण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण की समस्या है, संप्रेषण जो कम्युनिकेशन है उसकी प्रॉब्लम क्या है? सैद्धांतिक बाधा, धन का अभाव, रुचि का अभाव या फिर सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है सैद्धांतिक बाधा भी, धन का अभाव भी, रुचि का अभाव भी। इसका मतलब डी नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण की विशेषता है, संप्रेषण की विशेषता पूछी गई है, गुण पूछा गया है। संप्रेषण ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में होता है। संदेश की विषय वस्तु या फिर वैचारिक पृष्ठभूमि की कठिनाई, विद्युत आपूर्ति की समस्या। तो इसका करेक्ट आंसर है संप्रेषण ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में होता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है, इसका गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन में संप्रेषण की उपकरणों का उपयोग किया जाता है, निम्न में से हैं ईमेल, इंटरनेट, शिक्षण मशीन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। विद्यालय प्रबंधन में संप्रेषण की उपकरणों का उपयोग किया जाता है ईमेल, इंटरनेट, शिक्षण मशीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण के 3 घटक महत्वपूर्ण हैं, उनमें से एक नहीं है। 3 घटक इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से एक नहीं है। किसके? कम्युनिकेशन के। लिखना, शिक्षण विधि, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सहायता सामग्री। तो इसका करेक्ट आंसर है लिखना जो है। ये 3 घटक महत्वपूर्ण जो है, ये लिखना उनमें से नहीं है। तो शिक्षक विधि, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक सहायक सामग्री ये इनमें से हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन में उपयोगिता की दृष्टि से संप्रेषण के निम्नलिखित कितने स्तर हैं? विद्यालय प्रशासन और प्रबंध में उपयोगिता की दृष्टि से पूछा गया है कम्युनिकेशन के कितने स्तर होते हैं? तो कम्युनिकेशन के स्तर होते हैं 3। बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैद्धांतिक बाधा का उल्लेख किसने किया था? सैद्धांतिक बाधा का उल्लेख किया था पिफरनर ने। किसने किया था? पिफरनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुसार संप्रेषण का मूल्य समान विषयों पर मस्तिष्क में मेल स्थापित करता है? संप्रेषण का मूल्य समान विषयों पर मस्तिष्क में मेल स्थापित करता है। तो ये बताया था टिड ने। किसने बताया था? टिड ने। डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर संप्रेषण एवं व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों तक सूचना एवं समझ हस्तांतरित करना, ये किसने कहा है? संप्रेषण जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और समझ को हस्तांतरित करता है, ये किसने कहा है? ये पूछा गया है। तो ये कहा है F.L. ब्रिज ने। किसने कहा है? F.L. ब्रिज ने। ए नंबर इज द राइट आंसर। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि E.F.L. ब्रिज जो है इन्होंने इसकी एक डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दी? कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और समझ का हस्तांतरण है। तो ये किसने दिया है? F.L. ब्रिज ने। आप इनका पूरा नाम देख लीजिएगा, E.F.L. ब्रीच ने। ठीक है, यहाँ पे ब्रीच है, ये ब्रिज नहीं है, ब्रीच है। ओके, तो ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा कल्पित विश्वविद्यालय निम्न में से किसके द्वारा कल्पित विद्यालय तंत्र की विस्तृत विवेचना की गई है? जेपी वर्मा या फिर ग्रिफिथ्स, गेट्जेस या फिर गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रिफिथ्स जो है इन्होंने भी इसकी डेफिनेशन दी है, याद रखेंगे आप। तो जो ये हैं इनके द्वारा कल्पित विद्यालय तंत्र की विस्तृत विवेचना की गई है। ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड आ गए क्वेश्चन हमारे? ये रिलेटेड हो गए हैं दल निर्माण से। ओके, दल निर्माण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टीम बिल्डिंग। ओके, ग्रिफिथ्स जो है उन्होंने 2 प्रणालियां भी दी थी, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ग्रिफिथ्स जो है इन्होंने प्रणालियों को कितने भागों में बांटा है? तो ग्रिफिथ्स ने प्रणालियों को 2 भागों में बांटा है। बी नंबर इज द राइट आंसर। कौन कौन सी प्रणाली? खुली प्रणाली और बंद प्रणाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटजेस और गोवा ने विश्वविद्यालय संगठन प्रणाली को 2 भागों में बांटा, उनमें से एक नहीं है।
अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी प्रणाली में बांटा। अच्छा, वो तो ग्रिफिथ्स ने बांटा। गेटजे और गुआ ने कौन सी प्रणालियों में बांटा? संगठन और संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति। ये जो दो प्रणाली है, ये दो प्रणालियों में बांटा है उन्होंने। और पूछा गया है इनमें से कौन सी ऐसी प्रणाली है जो नहीं है। ये बंद प्रणाली किसके द्वारा अभी मैंने बताई थी? ये बताई थी ग्रिफिथ्स के द्वारा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके। और गेटजेस और गुआ ने कौन सी प्रणाली दी? संगठन और संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिफिथ्स ने विद्यालय संगठन को दो प्रणाली में बांटा, उनमें से है एक खुली प्रणाली है और एक बंद प्रणाली है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? खुली प्रणाली। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें बंद प्रणाली नहीं दिया गया और ये जो दोनों हैं ये दिए गए हैं गेटजेस और गुआ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, संघर्ष रहित मानव वातावरण की विशेषता नहीं है। मनुष्य साहसी व्यक्तियों को पसंद करते हैं। मनुष्य अपने उच्चाधिकारियों के व्यवहार में एक रूपता तथा अस्थायी का देखना चाहते हैं। हमेशा खुश रहते हैं और मनुष्य के आवागमन पर कम से कम प्रतिबंध होना चाहिए। तो पूछा गया है संघर्ष रहित मानव वातावरण की विशेषता, हमेशा खुश रहते हैं, ये नहीं है, नॉट पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल निर्माण में नेतृत्व का अर्थ होगा। लीडरशिप का अर्थ पूछा गया है किसमें? दल निर्माण में। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समूह, आगे आगे चलना, पीछे पीछे चलना, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है समूह। समूह जो है ये इसका जो लीडरशिप का अर्थ है किसके अंतर्गत? दल निर्माण, टीम बिल्डिंग के अंतर्गत अगर लीडरशिप का अर्थ निकालेंगे तो होएगा समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक तथा प्राचार्य प्रशासक से आपसी संबंधों के विकास के संबंध में क्रिस्टोफर ने प्राचार्य के लिए कितने सूत्र बताए हैं? तो क्रिस्टोफर ने प्राचार्य के लिए सूत्र 10 बताए, 12 बताए, 14 बताए या फिर 16 बताए हैं। तो क्रिस्टोफर ने प्राचार्य के लिए 14 सूत्र बताए हैं। कितने सूत्र बताए हैं? 14 सूत्र। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं किसके बारे में? इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि जो हमारा संप्रेषण वाला चैप्टर अभी मैंने बताया था टॉपिक नंबर 2, उनसे रिलेटेड ये कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है संप्रेषण आवश्यक रूप से क्या है? त्रिमार्गी प्रक्रिया या फिर पारिस्थितिजन्य प्रक्रिया या फिर अद्वितीय प्रक्रिया या फिर द्विमार्गी प्रक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है द्विमार्गी प्रक्रिया, ये आवश्यक रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण जो है इसकी आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पर होगी? प्रबंध के उच्च स्तर पर, प्रबंध के मध्यम स्तर पर, निम्न पर या फिर सभी स्तरों पर? तो इसका करेक्ट आंसर है सभी स्तरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसकी सामान्य प्रणाली द्वारा व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है? चिन्हों, प्रतीकों, व्यवहार या फिर व्यवहार? तो इसका करेक्ट आंसर है चिन्ह, प्रतीक और व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में सम्मिलित है तथ्य, विचार, भावनाएं या फिर ये सभी? तो ये सभी जो है ये संचार में सम्मिलित हैं। संप्रेषण के लिए होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन है उसके लिए क्या होना चाहिए? प्रेषक, प्राप्तकर्ता, प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों, या तो प्रेषक या तो प्राप्तकर्ता। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेषक भी होना चाहिए और प्राप्तकर्ता भी होना चाहिए। अंग्रेजी शब्द का कम्युनिकेशन जो है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो ये लैटिन भाषा के कम्युनिको और कम्युनिस, ये दोनों शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए ए और बी इज द राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन, संप्रेषण विनिमय है तथ्यों का, विचारों और सम्मतियों का, या फिर भावनाओं का, या फिर ये सभी? तो ये सभी इसके करेक्ट आंसर है डी नंबर। संप्रेषण हो सकता है 2 व्यक्तियों के मध्य, 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य, उपरोक्त ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो सकता है? 2 व्यक्तियों के मध्य भी हो सकता है और 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य भी हो सकता है। इसके लिए सी नंबर हम इसके करेक्ट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण शब्दों, पत्रों या सूचना, विचारों, सम्मतियों का आदान प्रदान करने का समागम है। ये कथन किसने दिया है? तो ये कथन दिया गया है फ्रेड जी मायर ने। किसने दिया है? फ्रेड जी मायर ने। अच्छा, कई बार संप्रेषक आ रहा है। संप्रेषक होता क्या है? जो संदेश भेजता है, संदेश भेजने वाला संप्रेषक कहलाता है। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण का आवश्यक तत्व है संदेश, प्रेषक, प्रेषिती या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही संप्रेषक के आवश्यक एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, संबंध विकास की तकनीक, माध्यम या पथ पर आधारित या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है माध्यम या पथ पर आधारित। नेक्स्ट है संप्रेषण का उद्देश्य है सूचना देना, गतिविधियों को समायोजित करना, प्रबंधकीय कार्यक्षमता को बढ़ावा देना या फिर ये सभी। तो ये सभी जो हैं ये संप्रेषण का उद्देश्य है, कम्युनिकेशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण का लक्षण है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है, क्षेत्र व्यापक होता है, एक माध्यम है जिसके द्वारा सम्मति और तथ्यों का आदान प्रदान होता है या फिर ये सभी। तो देखिए मैंने आपको भी ऊपर भी बताया कि ये एक प्रक्रिया भी है, क्षेत्र व्यापक भी है और ये सम्मतियों और तथ्यों का आदान प्रदान भी है, इसलिए इसका डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण के 4S में आता है। इसमें चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि संप्रेषण के 4S में आता है। तो इसमें 4S में आता है शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्प्रेड और सिंसियरिटी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण को द्विमार्गी क्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सूचना प्रेषणकर्ता से सूचनाग्राही तथा प्रतिपुष्ट के साथ प्रेषित होती है, या फिर सूचना प्रतिपुष्ट के बिना घोषित होती है, या फिर संप्रेषण में संचरण और बोधगम्यता होती है, या फिर ये सभी। तो क्योंकि इसमें सूचना जो है वो प्रेषणकर्ता से सूचनाग्राही तथा प्रतिपुष्ट के साथ प्रेषित होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण के लिए किस शर्त का होना आवश्यक है? तो संप्रेषण के लिए सूचनाग्राही की विद्यमता का भी होना आवश्यक है, सूचनादाता में सूचित करने की इच्छा का होना आवश्यक है, सूचनाग्राही का संदेश का उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। तो इसलिए हम करेक्ट आंसर लगाएंगे 16 नंबर का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल मार्गी संप्रेषण में नहीं होता है संदेशबद्धता, संदेशवाचक, प्रतिपुष्ट, विचार की सृष्टि। एकल मार्गी संप्रेषण पूछा गया है, तो इसमें प्रतिपुष्ट नहीं होती है। नेक्स्ट है संप्रेषण में कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है? 3, 2, 5, 7। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 व्यक्ति इनफ है इसके लिए। नेक्स्ट है संप्रेषण होता है वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, त्रिआयामी या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है सार्वभौमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? संदेश भेजना, अवकूटन करना, संदेश प्राप्त करना या फिर प्रतिपुष्टि करना। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रतिपुष्टि करना। डी नंबर, बी नंबर का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 टीवी सेट या रेडियो पर समाचार पाठक द्वारा समाचार पढ़कर सुनना किसका उदाहरण है? एकल मार्गी संप्रेषण, द्विमार्गी, त्रिमार्गी या फिर बहुमार्गी। तो इसका करेक्ट आंसर है एकल मार्गी संप्रेषण। टीवी सेट पे देखो या फिर रेडियो पे देखो एक ही बात होती है, तो एकल मार्गी संप्रेषण इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण क्या है? विज्ञान है, कला है या फिर दोनों है या फिर कोई भी नहीं है? तो विज्ञान भी है और ये कला भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है संप्रेषण जो है वो विज्ञान और कला दोनों है, सी नंबर। संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है क्योंकि संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें क्या होता है? संप्रेषक और संप्रेषिती दोनों मानक प्राणी होते हैं। संप्रेषण व्यक्ति और व्यक्तियों के समूहों में होता है, ए और बी दोनों ही या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है संप्रेषक और संप्रेषिती दोनों मानक प्राणी होते हैं और व्यक्ति और संप्रेषण व्यक्ति और व्यक्तियों को के समूह में होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि संचार संगठन को दृढ़ बना सकता है अथवा विनाश कर सकता है, ये कथन किसने दिया है? संचार संगठन को दृढ़ बना सकता है और विनाश भी कर सकता है, तो ये कथन किसने दिया है? तो ये कथन दिया गया है चार्ल्स ई रेडफील्ड के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स ई रेडफील्ड के द्वारा। भाषा का क्या उद्देश्य होता है? भाषा का क्या उद्देश्य होता है? संप्रेषण करना। ये टॉपिक है संप्रेषण, तो इसका संप्रेषण करना उद्देश्य है।
संप्रेषण का सामान्य कार्य कौन सा है? संप्रेषण का सामान्य कार्य कौन सा है? संप्रेषण का सामान्य कार्य प्रोत्साहन पूर्व वातावरण रखना है। क्या? प्रोत्साहन पूर्ण वातावरण रखना। नेक्स्ट है संप्रेषण किसी संगठन का जीवन रक्त होता है। संप्रेषण प्रक्रिया के बिना कोई व्यवसायिक क्रिया नहीं होती है। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? ये स्टेटमेंट दिया था कीथ डेविस ने। क्या स्टेटमेंट था? कि संप्रेषण किसी संगठन का जीवन रक्त होता है। संप्रेषण प्रक्रिया के बिना कोई व्यवसायिक क्रिया नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण का आशय दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, अनुमानों, भावनाओं और संवेगों के आपसी विनिमय से है। इसका मतलब पूछा गया है कि तथ्यों और कौन सी ऐसी चीज है जिससे संवेगों का आपसी विनिमय है। एक चीज इसमें मिसिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है जो विचार है। मध्य इसके तथ्य होंगे, जो मतलब जैसे संप्रेषण का आशय दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्य हैं, अनुमान है, भाव है, विचार है, संवेग है, इनका आपसी विनिमय होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। अब यहाँ पे देखिएगा, पढ़िएगा, लिखा हुआ इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है कि संप्रेषण आवश्यक रूप से एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। अभी मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किए थे, सूचना का केवल भेजा जाना ही आवश्यक नहीं होता है, बल्कि इसका प्राप्त करना और सूचना प्राप्तक द्वारा समझना भी आवश्यक होता है। ये प्रक्रिया तब तक अपूर्ण रहती है जब तक कि उचित समझ पर आधारित प्रत्युत्तर या फिर प्रतिक्रिया ना हो। प्रतिपुष्टि को संप्रेषण का आवश्यक अंग भी माना जाता है। ओके, याद रखेंगे, ये जो चीज यहाँ पे लिखी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 29 नंबर है संप्रेषण प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। प्रशिक्षण, सूचना, ज्ञान या फिर संदेश। संप्रेषण प्रदान करने की एक प्रक्रिया क्या है? तो संप्रेषण प्रदान करने की एक प्रक्रिया है संदेश। जैसा अभी ऊपर लिखा हुआ है कि जो संदेश है उसको भेजना ही नहीं, उसको प्राप्त करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो वही चीज़ है, संदेश जो है ये प्रदान करने की एक प्रक्रिया है कम्युनिकेशन को। जो कम्युनिकेशन है इसका क्षेत्र है स्थानीय, राष्ट्रीय, व्यापक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो क्षेत्र है ये व्यापक है। संप्रेषण विनिमय है भावनाओं का, तथ्यों का, युक्तियों का, उपयुक्त सभी। संप्रेषण विनिमय है उपयुक्त सभी, भावनाओं का भी, तथ्यों का भी, उक्तियों का भी। इसका मतलब डी नंबर है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है? रेडियो प्रसारण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, टीवी प्रसारण। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रश्नावली। प्रश्नावली जो है ये मौखिक संप्रेषण नहीं है। अब ये तो बहुत ही इजी है, टीवी प्रसारण सामने से आता है, रेडियो प्रसारण सामने से आता है, साक्षात्कार सामने से पूछता है, तो प्रश्नावली जो है वो हम लोग खुद से करते हैं। तो मौखिक संप्रेषण ये नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उचित संदेश देना, असतत प्रक्रिया करना, अनुचित संदेश देना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि उचित संदेश देना। संप्रेषण शब्द बना है लैटिन से, इंग्लिश से, फ्रेंच से या फिर कोई भी नहीं इनमें से। तो जो लैटिन शब्द है उससे बना है संप्रेषण, कम्युनिको, अभी मैंने ऊपर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं और समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि ये स्टेटमेंट दिया था कीथ डेविस ने। किसने दिया था? कीथ डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण विनिमय है। संप्रेषण विनिमय है किसका? युक्तियों का। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो किससे रिलेटेड थे? इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो इससे रिलेटेड। अब हम किस टॉपिक पे बढ़ते हैं? अब हम फिर से थर्ड टॉपिक पे बढ़ते हैं। वो जो मेरे पास क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पड़े हुए थे वो मैंने आपको दे दिया, वो मटेरियल बनाया गया था इसलिए मैंने दे दिया। और ये कुछ और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आप तक पहुँचा रही हूँ। ओके, तो ये फिर से हमारे क्वेश्चंस हैं टीम बिल्डिंग के। टीम बिल्डिंग मैं आपको अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताई हूँ और ये और भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है शिक्षा का सबसे छोटा अंश होता है। तो शिक्षा का सबसे छोटा अंश होता है विद्यालय। विद्यालय का प्राथमिक अंग है। तो विद्यालय का प्राथमिक अंग होता है हमारी जो क्लास होती है, वो विद्यालय का एक प्राइमरी अंग होता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में भावात्मक वातावरण पैदा करता है। कौन भावात्मक वातावरण पैदा करता है? अध्यापक, शिक्षार्थी, कक्ष वातावरण या फिर अनुशासन? तो इसका करेक्ट आंसर है अध्यापक। अध्यापक जो है ये भावात्मक वातावरण को पैदा करता है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक प्रणाली के रूप में विद्यालय के मुख्य उपतंत्र हैं। सामाजिक प्रणाली के रूप में पूछा जा रहा है विद्यालय के मुख्य उपतंत्र, तो शिक्षक भी होगा, शिक्षार्थी भी होगा, कार्यालय और लिपिक वर्ग भी होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने बहुलघु तंत्र की व्याख्या की? तो बहुलघु तंत्र की व्याख्या की थी ग्रिफिथ्स ने। जो ग्रिफिथ्स हैं इन्हीं की दो प्रणाली हैं, खुली प्रणाली और बंद प्रणाली। इन्होंने प्रणाली को दो भागों में बांटा था, जो है खुली प्रणाली और बंद प्रणाली। नेक्स्ट है, साधारणतया प्रणाली को एक सम्मिश्रण माना जा सकता है जिसके उपतंत्र परस्पर क्रिया करते हैं। ये कथन जो है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन दिया गया ग्रिफिथ्स के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रिफिथ्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय किस प्रणाली का उदाहरण है? खुली, बंद, संकुचित या फिर बहुआयामी प्रणाली? तो इसका करेक्ट आंसर है जो विद्यालय है वो खुली प्रणाली का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कल्पित विद्यालय तंत्र प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? कल्पित विद्यालय तंत्र ये प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है ग्रिफिथ्स को। देखिए ग्रिफिथ्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, किसने स्कूल को जीवन तंत्र मानते हुए कथन किया है कि किसी भी संगठन में परस्पर विश्वास के आधार पर प्रभावशाली वातावरण पैदा हो जाता है? तो ये आर्गरिस जो है इन्होंने स्कूल को जीवन तंत्र मानते हुए कथन ये वाला दिया। कौन सा? कि किसी भी संगठन में परस्पर विश्वास के आधार पर प्रभावशाली वातावरण पैदा हो सकता है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार विद्यालय संगठन प्रणाली के दो भाग हैं? संगठन और संगठन कार्य करने वाले व्यक्ति। अब भी मैंने बताया गेटजेस और गुआ। ग्रिफिथ्स जो है ग्रिफिथ्स के द्वारा क्या दिया गया था? ग्रिफिथ्स के द्वारा खुली प्रणाली और बंद प्रणाली दी गई थी। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक द्वारा कक्षा में उत्पन्न किए गए भावनात्मक वातावरण से क्या लाभ होता है? अब अध्यापक ने अगर कक्षा में अच्छा वातावरण पैदा किया है तो उससे क्या लाभ होगा? छात्रों का ज्ञान बढ़ता है, छात्रों के भावात्मक पक्ष का विकास होता है, छात्रों में ज्ञान बढ़ने से उनके भावात्मक पक्ष का विकास होता है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो छात्रों में ज्ञान बढ़ने से उनके भावात्मक पक्ष का विकास होता है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। परस्पर संबंधों में संप्रेषण की कठिनाई के व्यवधान के कारण होता है। आपस में मिलने के अवसर कम, व्यक्तियों की समझ कम, निकट आत्मीय संबंध नहीं हो बन पाते, या फिर ये सारे ही करेक्ट आंसर हैं। तो ये सारे ही करेक्ट आंसर हैं। अगर परस्पर संबंधों में कम्युनिकेशन की कठिनाई के व्यवधान के कारण अगर पूछे जाएं तो हमेशा ये चारों ही ऑप्शन, जो तीनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, ये सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन की दो पारी विश्वविद्यालयों में परस्पर मानवीय संबंध मधुर नहीं होते क्योंकि संगठन जटिल होता है, सोपान क्रम अधिक होता है, समूहों की संख्या अधिक होती है, उपरोक्त सभी कारणों की वजह से। तो उपरोक्त सभी कारणों की वजह से दो पारी विश्वविद्यालयों में परस्पर मानवीय संबंध मधुर नहीं होते हैं। ओके। नेक्स्ट है, किसके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य परस्पर व्यवहार बढ़ता है तो उनकी पसंद एक दूसरे के प्रति बढ़ती है? तो होम्स या फिर फिलिप कार्टर या फिर ग्रिफिथ्स या फिर आर्गरिस? तो इसका करेक्ट आंसर है जो होम्स हैं, इन्होंने ये स्पष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में मुख्य रूप से कितने प्रशासनिक स्तर होते हैं? तो विद्यालय में मुख्य रूप से 3 प्रशासनिक स्तर होते हैं। कौन सा आंसर इसका सही है? ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय के प्रशासनिक स्तर के मुख्य घटक कौन से हैं? तो विद्यालय के प्रशासनिक स्तर के मुख्य घटक पूछे गए हैं ना, तो इसके सारे ही ये तीनों, प्रशासन और प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र। अब देखिए ये तीनों ही इसके घटक होते हैं प्रशासनिक स्तर पर, तो इसलिए हम इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे डी नंबर, उपरोक्त तीनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की 3 प्रशासनिक स्तरों के आपसी संबंधों से बनने वाले संबंध हैं। प्रशासक छात्र संबंध, प्रशासक शिक्षक संबंध या प्रशासक समुदाय संबंध या फिर ये सभी। तो ये सभी ही प्रशासनिक स्तरों के आपसी संबंधों से बनने वाले रिलेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। अगर आपको गर्मी लग रही है या फिर आपको बोरिंग फील हो रहा है, आप फटाफट से कुछ खाने वाला ले आइए जा करके और पंखे में बैठ जाइए और फिर भी वीडियो आप कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम अच्छा करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संबंध मूल रूप से मानवीय संबंधों का आधार है? प्रशासक शिक्षक संबंध, शिक्षक प्रशासक संबंध, प्रशासक शिक्षक शिक्षक प्रशासक संबंध या फिर प्रशासक शिक्षक संबंध। तो इसका करेक्ट आंसर है 18 नंबर का सी, प्रशासक शिक्षक और शिक्षक प्रशासक संबंध। ये जो संबंध है ये मूल रूप से मानवीय संबंधों का एक बेस है, एक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अध्यापक तथा प्राचार्य प्रशासक के आपसी संबंधों के विकास के संबंध में 10 सूत्रों का प्रतिपादन किया है? क्रिस्टोफर, होम्स या ग्रिफिथ्स या फिर गेटजेस एवं गुवा। तो इसका करेक्ट आंसर है जो क्रिस्टोफर है। इन्होंने अध्यापक और प्राचार्य प्रशासक के आपसी संबंधों के विकास के संबंध में 10 सूत्रों का डेवलपमेंट किया, प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है, संघर्ष रहित वातावरण के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? प्रशासक ऐसा अवसर प्रदान करे कि मनुष्य सुरक्षापूर्वक रह सके, मनुष्य के आवागमन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, बौद्धिक रूप से सभी का विकास हो और उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही इसके करेक्ट आंसर है, इसलिए हम डी नंबर इस पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक तथा प्रशासक के आपसी संबंधों के विकास के संबंध में क्रिस्टोफर द्वारा बनाए गए 10 सूत्रों में महत्वपूर्ण कौन सा है? प्रशासक शिक्षकों के साथ पिता के समान संबंध रखें, प्रशासक को प्रत्येक शिक्षक की अच्छाइयों को देखना चाहिए, आम बैठक में किसी शिक्षक की आलोचना नहीं की जानी चाहिए या फिर ये सभी। तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर है उपरोक्त तीनों। अध्यापक तथा प्रशासन के आपसी संबंध के विकास के संबंध में जो क्रिस्टोफर है उन्होंने 10 महत्वपूर्ण सूत्र बताए हैं, उनमें से ये जो तीनों हैं ये करेक्ट आंसर हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं किस पे? अब हम बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 4 पे, टॉपिक नंबर 4 पे, शैक्षिक प्रशासन, अर्थ, रूप और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, फॉर्म एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसके जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1900 से 1935 तक के काल को शैक्षिक प्रशासन का कौन सा युग कहा जाता है? 1935 तक के काल को शैक्षिक प्रशासन का कौन सा युग कहा जाता है? तो प्राचीन युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक का मत है कि शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात यह व्यक्तियों द्वारा मिलजुल कर अच्छा कार्य करने से संबंधित है। तो ये बोला गया है, ये विचारक मत जो है ये किस विचारक के द्वारा दिया गया है? ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है S.N. मुखर्जी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? S.N. मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन एक को एक में बांधने की क्षमता होती है। शैक्षिक प्रशासन परस्पर विरोधी तथा सामाजिक शक्तियों को एक संगठन में इस प्रकार समायोजित करता है कि वे सभी मिलजुल कर एक इकाई के समान कार्य करते हैं। ये स्टेटमेंट किसने लिखा है? तो ये स्टेटमेंट लिखा है ब्रुक एडम्स ने। किसने लिखा है? ब्रुक एडम्स ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर कंफ्यूजन है पूछिएगा फटाफट से। अगर आपको बोरिंग फील हो रहा है या फिर आप परेशान हो गए हैं पढ़ के, आप पानी रख लीजिए, कुछ खाने वाला रख लीजिए। आपके क्वेश्चन से सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से ही क्वेश्चन पक्का फंसेगा। आप नहीं मानते हैं तो आप एग्जाम दे के आएंगे तो पता चलेगा आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने प्रशासन की प्रक्रिया को संगठन की अन्य प्रक्रिया से पृथक किया था? गिलिन एवं गिलिन ने, रास टेलर ने, फेयाल ने या पार्सन्स ने? तो इसका करेक्ट आंसर है फेयाल ने। फेयाल जो है ये विद्वान ने प्रशासन की प्रक्रिया को संगठन की अन्य प्रक्रिया से पृथक किया था। नेक्स्ट है फेयाल जो है, फेयाल के विश्लेषण को किस विद्वान ने अनुसरण किया है और प्रबंधक कार्यों को जो पॉस्टगॉब है ये अक्षरों द्वारा परिभाषित किया है? तो पॉस्टगॉब जो अक्षर हैं इनके द्वारा परिभाषित किया गया था गुलिन ने। गुलिक जो है इन्होंने परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैक्स वेबर किस देश के समाजशास्त्री हैं? तो जो मैक्स वेबर है ये समाजशास्त्री हैं किस देश के? ब्रिटेन के, जर्मनी के, फ्रांस के या फिर अमेरिका के? तो ये जर्मनी के समाजशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने पोस्टस्क्रिप्ट जो अक्षर है इसका प्रतिपादन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, जो भी आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें इंपॉर्टेंट भी लिखा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे ही ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये वाला है। जो पोस्टस्क्रिप्ट अक्षर है इसका प्रतिपादन पूछा जा सकता है, किसने किया है? गुलिक ने, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। फ़याल के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कितने तत्व हैं? तो फ़याल के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के 5 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। ये कौन कौन से तत्व हैं ये भी मैं आपको फटाफट से आगे बताऊंगी, ठीक है? पहले आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़याल के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व शैक्षिक प्रशासन का तत्व है? नियोजन, संगठन, आदेश या फिर ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। नियोजन भी है, संगठन भी है, आदेश भी है, ये इसके शैक्षिक प्रशासन के एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। फ़याल के अनुसार निम्न से कौन शैक्षिक प्रशासन का तत्व नहीं है? तो जो प्रक्रिया है ये शैक्षिक प्रशासन का तत्व नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलिक के अनुसार निम्न में से कौन पोस्टस्क्रिप्ट अक्षरों में शामिल है? नियोजन, संगठन, निर्देशन या फिर ये सभी? तो ये जो सभी हैं ये सभी इस अक्षर में शामिल हैं। जो किन्नराव है इन्होंने 1935 से 1950 तक के काल को क्या कहा है? जो किन्नराव हैं 1935 से, जैसे 1900 से 1935 तक को क्या बोला गया था? प्राचीन। और 1935 से 1950 तक के काल को क्या बोला है किन्नराव ने? उन्होंने बोला है इसको संक्रमण काल। क्या बोला है? संक्रमण काल। रिलेट करके याद कर सकते हैं कुछ भी। ओवंस ने 1935 से 1950 तक के काल को क्या कहा है? किसने? देखो, किन्नराव ने क्या कहा था? संक्रमण काल। सी नंबर इसका आंसर सही था। जो ओवंस हैं इन्होंने 1935 से 1950 तक के काल को क्या कहा है? मानवीय संबंध काल। क्या कहा है? मानवीय संबंध काल। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने पोस्टस्क्रिप्ट जो है ये अक्षर जो मैंने आपको बताए थे इसको नौकरशाही की प्रशासनिक संस्था का एक रूप माना है? तो जो मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर समाजशास्त्री ने ये अक्षर को नौकरशाही की प्रशासनिक संस्था का एक रूप माना है। अब प्राचीन युग, अभी ऊपर बताया गया था आपको कि निम्न में से किस काल को प्राचीन कहा जाता है? तो निम्न में से 1900 से 1947 तक के काल को प्राचीन युग कहा जाता है। 1935 से 1950 तक के काल में निम्न में से किस पर बल दिया गया है? मानव सामाजिक संबंध, मानवीय संबंध या फिर ए और सी दोनों ही? तो ए और सी दोनों ही करेक्ट आंसर है। इस काल में ये जो मानव है और जो सामाजिक संबंध है इन पर बल दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। क्या है? डी नंबर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने 1935 से 1950 तक के काल को मानवीय संबंध आंदोलन कहा है? ओवंस ने, जॉन्स ने, रेलर ने या फिर मार्फेट ने? तो ओवंस जो है इन्होंने 1935 से 1950 तक के काल को मानवीय संबंध आंदोलन कहा है। अभी जितने भी ये काल बताए जा रहे हैं, जिस डिफरेंस में बताए जा रहे हैं वो आपको माइंड में रखना है कि किसने किस टाइम को कौन सा काल बताया है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने 1935 से 1950 तक के काल को संक्रमण काल की संज्ञा दी? अभी मैंने आपको ऊपर ये चीज़ बताई भी है, अगर आप नहीं बता सकते हैं तो ये भी गड़बड़ है। किन्नराव, जो किन्नराव है इन्होंने 1935 से 1950 तक के काल को संक्रमण काल की संज्ञा दी है। 1935 से 1950 तक के काल में फॉलेट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने जो हमारा समाश्रित सिद्धांत है इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 35 से 50 तक के काल में। किसने? फॉलेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कि फॉलेट के विचारों का केंद्र क्या है? समन्वय संबंधों का विनिर्माण, अनुरक्षण, शिक्षा का विकास या फिर ए और सी दोनों? तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है समन्वय संबंधों का निर्माण और लिखा हुआ है शिक्षा का विकास, ये फॉलेट का विचारों का केंद्र माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि प्रोत्साहन व्यक्ति को
संस्था की दक्षतापूर्ण क्रियाशीलता में योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं। मोटपाल, बर्नार्ड या फिर फॉलेट या फिर ये सारे ही। तो इसका करेक्ट आंसर है बर्नार्ड। बर्नार्ड ने ये कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि कर्मचारियों की किन आवश्यकताओं की पूर्ति मानव संबंध के निर्माण और अनुरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाती है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षणिक या फिर राजनैतिक? तो इसका करेक्ट आंसर है मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट है, क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये प्रतिपादित किया गया है मास्लो के द्वारा। किसके द्वारा? मास्लो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 टू 1950 तक का काल शिक्षा प्रशासन की विचारधारा किस सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थी? तो जो क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत है इससे बहुत अधिक प्रभावित। तो जो ये टाइम था, ये शिक्षा प्रशासन की विचारधारा इस सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थी। नेक्स्ट है, 1935 टू 50 तक के काल में निम्न में से किस पर बल दिया गया जो प्रशासन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका करेक्ट आंसर है सत्ता का संप्रत्यय विनिश्चयीकरण। ये जो है ये इस पर बल दिया गया जो प्रशासन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में शैक्षिक प्रशासन में पारंपरिक शैक्षिक प्रशासन का वातावरण नहीं है? एक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र या फिर उपयुक्त सभी? तो जो लोकतंत्र है इनमें शैक्षिक प्रशासन में पारस्परिक शैक्षिक प्रशासन का वातावरण नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विचारक ने शैक्षिक प्रशासन के 5 तत्व बताए हैं? मायर्स ने या फिर कल्वर्टसन ने या फिर फेयाल ने या फिर स्टोकडिल ने? तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, फेयाल ने। नेक्स्ट है, ओवंस ने निम्न में से किस काल को मानवीय संबंध आंदोलन कहा है? 1905 से 1925 ईस्वी के काल का, 1925 टू 1950, 1935 टू 1950 एंड 1915 टू 1935। तो इसका करेक्ट आंसर है 1935 टू 1950 तक का जो काल है इसको मानवीय संबंध आंदोलन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फालेट महोदय ने किस काल में अभी मैंने ये चीज़ ऊपर बताई है, ये जो फालेट महोदय हैं किस काल में इन्होंने समाश्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये मैंने अभी ऊपर आपको बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1935 टू 1950 के काल में समाश्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका? समाश्रित सिद्धांत का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस काल को ओप्स ने संस्थागत व्यवहार युग के नाम से पुकारा है? 1935 टू 1950, 1950 टू 1975, 1925 टू 1960 तक का काल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो 1950 टू 1975 का काल है इसको ओप्स ने संस्थागत व्यवहार युग के नाम से पुकारा है। लिखते रहिएगा क्योंकि ऐसे ऑप्शंस आप पढ़ते रहेंगे और भूलते रहेंगे। समझ आया आपको? तो इसलिए क्योंकि कन्फ्यूज़न है इस चैप्टर में, आपको कन्फ्यूज़न मिलेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सन दे दिए गए, ईस्वी दे दिए गए हैं कि बिल्कुल सेम है बट नाम अलग अलग, उनमें काल अलग अलग बता दिए गए, प्रतिपादन और सिद्धांत अलग अलग बता दिया गया है। तो आप ये नोट करते रहिएगा, ऐसा नहीं है बस फटाफट से इनको देखते जा रहे, नोट जरूर से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा है कि संस्थागत व्यवहार संगठन तथा उससे कार्य करने वालों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है? तो इसमें कोई भी सही आंसर नहीं है, इसमें कोई ऐसा विद्वान नहीं है जिसने ये कहा है। नेक्स्ट 1952 75 तक के काल में किस उपागम पर बल दिया गया है? तो इस टाइम पे उपागम था विश्लेषणात्मक, ये उपागम जो है इस पर ज़्यादा बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान का मत है कि प्रशासन का मुख्य कार्य संगठन को सुचारू रूप से चलाना है? तो जो ए, बी और सी नंबर है वर्गीस और हर्वर्ट साइमन। जो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, वर्गीस और हर्वर्ट साइमन जो हैं इनका मत है कि प्रशासन का मुख्य कार्य संगठन को सुचारू रूप से चलाना। नेक्स्ट है कि समाज विज्ञान आंदोलन के प्रवर्तकों की मान्यता थी कि प्रशासनिक दक्षता के लिए प्रशासक या मैनेजर को किस विषय का ज्ञान अवश्य होना चाहिए? तो इसमें समाज विज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए।
नेक्स्ट है समाज विज्ञान के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र या फिर उपयुक्त सभी। तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान आता है, समाजशास्त्र आता है, राजनीति शास्त्र आता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज विज्ञान विचारकों ने प्रशासन के क्षेत्र में किस संकल्पना को जन्म दिया? किसने? समाज विज्ञान विचारक, इन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में किस संकल्पना को जन्म दिया? इन्होंने त्रिकोणीय प्रशासन को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? त्रिकोणीय प्रशासन को। बी नंबर करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन त्रिकोणीय प्रशासन संकल्पना के अंतर्गत नहीं आता है? व्यक्ति, कार्य, क्षमता, सामाजिक संस्थिति। तो इसका करेक्ट आंसर है क्षमता। क्षमता त्रिकोणीय प्रशासन संकल्पना के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने विद्यालयों, संस्थाओं के पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक विश्लेषण प्रस्तुत किया था? आर्गरेस, बेकी, पार्सन्स या फिर साइमन। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्गरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किनराओ ने निम्न में से किस काल को संक्रमण काल की संज्ञा दी? 1900 से 1950 तक के काल, 1935 टू 1950, 1925 टू 1975, 1950 टू 1975। तो इसका करेक्ट आंसर है 1935 टू 1950 तक का जो काल है, इस काल को संक्रमण काल की संज्ञा किनराओ के द्वारा दी गई थी, ऊपर बताया गया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्वान ने 1935 टू 1950 तक के काल को समाश्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया? देखिए, ये आप सोच रहे होंगे एक ही क्वेश्चन कई बार, तो ये क्वेश्चन बताया जा रहा है कि किस तरह से पूछे जा सकते हैं। भाई साहब, ये क्वेश्चन जो है बहुत तरह के हैं। देखिए 1935 टू 50 तक के रिलेटेड जो भी हमारा इस काल में रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी सिद्धांत किया गया है, इस काल को किसने क्या क्या बोला है, किस किस इंसान ने कौन कौन सा काल का इस टाइम को काल का नाम दिया है, तो नाम याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करेगी आपको। ठीक है, तो अब अभी मैंने आपको बताया था समाश्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था इस काल में। 40 नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फालेट जो है, फालेट ने यहाँ पर जो ये जो काल था 1935 टू 50 का, इस टाइम पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है क्रमिक आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस.एन. मुखर्जी ने या फिर ब्रुक एडम्स ने या फिर मास्लो ने या फिर मार्शल ने। तो इसका करेक्ट आंसर है मास्लो ने, ये भी बताया गया। नेक्स्ट है बर्नार्ड और साइमन के अनुसार प्रशासन का मुख्य कार्य किसको सुचारू रूप से चलाना है? समाज, संगठन, संस्था, ए और बी दोनों ही। तो इसका करेक्ट आंसर है जो संगठन है उसको, जो प्रशासन है इसका मुख्य कार्य है। बर्नार्ड और साइमन के अनुसार प्रशासन का मुख्य कार्य है जिसको संगठन जो है इसको सुचारू रूप से चलाना है। कंफ्यूज हो गई थी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज विज्ञान संप्रदाय के समर्थक कौन है? पार्सन्स, बेकी, गोल्डनर या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो सभी हैं, ये सभी है समाज विज्ञान संप्रदाय के समर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विचारक ने प्रशासन में अंतर्निहित मनोविज्ञान और सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया था? आर्गरेस ने, चेस्टर बर्नार्ड ने, हर्बर्ट साइमन ने या फिर गोल्डनर ने। तो इसका करेक्ट आंसर है हर्बर्ट साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निर्णय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हर्बर्ट साइमन ने और आर्मिरिस ने। किसने किया था? हर्बर्ट साइमन और आर्मिरिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणीय प्रशासन संकल्पना के अंतर्गत किसका ज्ञान प्रशासनिक कुशलता के लिए आवश्यक समझा गया है? तो इसमें व्यक्ति का ज्ञान, कार्य का ज्ञान और सामाजिक संस्थिति का ज्ञान प्रशासनिक कुशलता के लिए आवश्यक समझा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासन में समन्वित दृष्टिकोण की पहल किस विद्वान ने सर्वप्रथम शुरू की थी? मतलब इसकी जो पहल है ये किस विद्वान ने शुरू करी? तो जो साइमन है उन्होंने इसकी पहल शुरू करी। निम्न में से किस विचारक ने प्रशासन को एक प्रणाली के रूप में देखा है? पूछा गया है किस विचारक ने प्रशासन को एक प्रणाली के रूप में देखा है? तो जो साइमन है इन्होंने प्रशासन को एक प्रणाली के रूप में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासन प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो प्रशासन प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक हैं संप्रेषण प्रवाह, व्यवहार, पर्यावरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विद्वान ने सूक्ष्म या समाज शास्त्रीय विधि का प्रशासन में
प्रयोग किया? आर्गरिज ने या फिर बर्नार्ड ने या फिर टॉमसन ने या फिर बेकी ने? तो इसका करेक्ट आंसर है टॉमसन ने। ओके, निम्न में से जो टॉमसन विद्वान है इन्होंने सूक्ष्म या समाजशास्त्रीय विधि का प्रशासन में प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पी लीजिए आप लोग थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में टॉमसन ने सूक्ष्म या समाजशास्त्रीय विधि का प्रशासन, ये जो विधि का प्रशासन है इसमें कब प्रयोग किया गया था? तो आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में टॉमसन जो है इन्होंने सूक्ष्म और समाजशास्त्रीय विधि का प्रशासन जो है ये किया था 1967 में। कब किया था? 1967 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रशासन ने निम्न में से किस पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है? शिक्षा प्रशासन में निम्न में से किस पर विशेष बल दिया जाता है? तो भौतिक संसाधनों का समुचित संगठन और मानवीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से संगठन। तो ए और बी जो है इसके करेक्ट आंसर है, इस पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान का मत है कि प्रशासनिक तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रशासक और भी अधिक सफल प्रशासक बन सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है गुलिक, स्टोटगिल, मायर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों, स्टोटगिल और मायर्स इज द राइट आंसर। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने प्रशासन के विज्ञान में मुख्यतया दो मान्यताओं को स्वीकार किया है? ओवंस ने, कलवर्टसन ने, मायर्स ने या फिर वर्कले ने? तो ये किया है कलवर्टसन ने। किसने किया है? कलवर्टसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी समग्र प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपलब्ध मानवीय और भौतिक साधनों का उपयोग संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन की ये जो भाषा है ये किसकी है? तो ये जो भाषा दी गई ये अमेरिकन विद्यालय प्रशासक संगठन के द्वारा दी गई। नेक्स्ट है, किसका स्टेटमेंट है कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य योग्य शिक्षार्थियों को योग्य शिक्षकों से उचित शिक्षा ग्रहण करने हेतु इस प्रकार सक्षम बनाना है जिससे अल्प साधनों के अंतर्गत प्रशिक्षित होकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें? तो ये जो ग्रम बेल फोर हैं इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था। 56 का कौन सा करेक्ट आंसर है? ए नंबर इज द राइट आंसर, ग्रम बेल फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ है छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में प्रवाहित करना, इस दृष्टि से शिक्षकों का साधन के रूप में प्रयोग करना तथा इस प्रक्रिया का संचालन ऐसे जन समुदाय के संदर्भ में करना जो शिक्षा के उद्देश्यों और उनकी प्राप्ति के साधन दोनों से संबंधित है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट दिया है आर मोर्टपाल ने। किसने दिया है? आर मोर्टपाल ने। नेक्स्ट है, एक प्रशासक की कुशलता इस बात से निर्धारित की जाती है कि वह कामगारों से अधिक काम लेकर अधिक से अधिक उत्पादन दे सके। तो इस दिशा में सोचने वाले पहले लेखक कौन हैं? इसमें आपको याद रखना है जो फ्रेडरिक टेलर हैं इन्होंने इस दिशा में अपनी सोच को व्यक्त किया है। नेक्स्ट है, उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के समर्थक कौन हैं? तो उत्पादन कुशलता पर बल दिया था लूथर गोलिक ने, लिंडले अर्खिक ने और मैक्स वेबर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी ने। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इनको पुकारा जाता है वैज्ञानिक व्यवस्था के नाम से। किस नाम से? वैज्ञानिक व्यवस्था के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर कि उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के कितने सिद्धांत हैं? तो उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के सिद्धांत हैं 6। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 6 सिद्धांत हैं उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया के प्रत्येक अंग का विस्तृत तथा सतत मूल्यांकन होते रहना आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर है वैज्ञानिक व्यवस्था। जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है इसके अंतर्गत प्रक्रिया के प्रत्येक अंग का विस्तृत और सतत मूल्यांकन होने रहना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के 6 प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? लिंडले अर्विक ने, फ्रेडरिक टेलर ने या फिर मैक्स वेबर ने या फिर पार्सन्स ने? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेडरिक टेलर ने, बी नंबर।
नेक्स्ट है उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के कौन से सिद्धांत हैं? तो उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के सिद्धांत हैं उपयुक्त सभी। आंशिक वृत्ति सिद्धांत भी है, व्यवस्था नियंत्रण सिद्धांत भी है, व्यवहारिक व्यवस्था सिद्धांत भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलर द्वारा प्रतिपादित उत्पादन कुशलता पर बल देने वाला कौन सा सिद्धांत नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है निर्णय सिद्धांत। जो निर्णय सिद्धांत है ये टेलर द्वारा प्रतिपादित उत्पादन कुशलता पर बल देने वाला सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किस विद्वान का मत है कि प्रत्येक कामगार स्वभाव से आलसी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। फ्रेडरिक टेलर ने ये कहा है कि प्रत्येक कामगार स्वभाव से आलसी होता है। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है कि किस विचारक ने प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो जो लूथर गुलिक हैं इन्होंने ही प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है हेनरी फेयोल ने एक कुशल प्रशासन के कितने सिद्धांत दिए हैं? तो हेनरी फेयोल ने एक कुशल प्रशासन के 14 सिद्धांत दिए हैं। कितने सिद्धांत दिए हैं? 14 सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक प्रक्रिया सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? तो प्रशासनिक प्रक्रिया के सिद्धांत का जन्मदाता है हेनरी फेयोल और गुलिक। किसका? प्रशासनिक प्रक्रिया सिद्धांत का। तो ए और सी इज द राइट आंसर, मतलब डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलिक तथा फेयोल ने प्रशासनिक प्रक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत कितने कार्यों की सूची दी है जो प्रशासन की भूमिका निर्धारण करते हैं? 3, 4, 5 या फिर 2? तो इसका करेक्ट आंसर है 5। गुलिक और फेयोल जो हैं इन्होंने प्रशासनिक प्रक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत 5 कार्यों की सूची प्रदान करी है जो प्रशासन की भूमिका निर्धारित करते हैं। सो गाइज ये होते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अभी मैंने ये कुछ ही बताए हैं टॉपिक वाइज, और आगे जो टॉपिक हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। और एक बात और करनी है कि जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आपको इंग्लिश के नोट्स नहीं मिल पा रहे, इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं, उन पे ही अब काम चल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंग्लिश वाले हैं वो बनाए जा रहे हैं, जैसे कि हिंदी दोनों में, इंग्लिश हिंदी दोनों में कर दिया जाए, सभी को समझ में आ जाए। तो आपका इंग्लिश कंटेंट भी बन रहा है, तो आप इंग्लिश वाले बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका मटेरियल भी आप तक पहुंचेगा, ठीक है। और पीडीएफ फाइल अगर इसकी चाहिए या जो भी वीडियोस आपको अभी तक मिले हैं उनकी सबकी पीडीएफ फाइल आपको अपडेट मिल जाएगी टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको चैट्स के थ्रू कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम का पेज भी आपको मेंशन कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे चैट कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तब आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं इसी पार्ट का दूसरा नंबर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।